अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। कायरा साहब, आज हम बात कर रहे हैं मौरूसी सियासत के हवाले से। आप चूँकि काफ़ी अरसे से सियासत से वाबस्ता हैं, आपके ख़्याल में दुनिया में ये बातें कही जाती हैं कि सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ अगर मौरूसियत मिल जाए तो बहुत नुकसानदेह होती है। तो मौरूसियत जमहूरियत के लिए किस कदर ख़तरनाक है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये एक डिबेट बड़ी सिर्फ है जी कि जमहूरियत और मौरूसियत साथ साथ नहीं चल सकते, और ये बात भी दुरुस्त है। जी लेकिन एक बात और भी देखने की जरूरत है कि क्या जमहूरियत का कोई एक पैटर्न है जिसको सारी दुनिया में फॉलो किया जाएगा, या जमहूरियत मुख्तलिफ माशरों में इवॉल्व हुई है? जी और ये मुआशरती रवैया भी जमहूरी होता है। सिर्फ कवानीन बना देने से, पार्लिमान बना देने से, आम बना देने से जमहूरियत, सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। जी बिल्कुल। एक बिल्कुल पहला फेज होता है जिसको मिनिमल डेमोक्रेसी कहा जाता है। वो डेमोक्रेसी होती है जो अवाम के जरिए हाकमियत होती है, जिस तरह डेवलपिंग वर्ल्ड में है। एक होती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों के चुनाव के जरिए हुकूमतें बनती हैं, और एक होती है मैक्सिमल डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी जो आज वेस्ट में है, वो पूरे समाज की ग्रोथ के तहत है। वहां से कॉन्सिडरेबल डेमोक्रेसी है जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तीनों कैटेगरीज में आती है। तो जी ये बात समझने की है कि अगर हम ये बात कहें कि जी राष्ट्रीय निजाम जो है ये बड़ा बुरा है और उसके साथ जमहूरियत नहीं जा सकती, तो यूरोप में भी ग्रेजुअल फेज आउट हुई है चीजें। हमारे मुआशरों में डेमोक्रेटाइज होना है। हम पहले और दूसरे फेज की डेमोक्रेसी के फेज में हैं, और हमें तीसरे फेज तक पहुंचने के लिए सिर्फ कवानीन, सिर्फ पार्लिमान और आइन के जरिए नहीं, समाज के जरिए वो मैक्सिमल डेमोक्रेसी की तरफ जाना है। और जिसका जिक्र आप फरमाते हैं इस वक्त, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में, या ये जो हमारा साइड है दुनिया की, इसमें खानदानों की, अफराद की बड़ी अहमियत है। लोग उनको फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी जमात में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अपनी वालदा के बाद वो आए हैं। पहले वालदा उनकी आई अपने वालिद की शहादत के बाद। तो उसकी वजह यह है कि लोग उनको फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ट्राई की, लेकिन बाकियों को लोग कबूल नहीं करते, जी उनकी सेक्रीफाइसेस के हवाले से भी, और उनके यहाँ एक स्ट्रक्चर भी खड़ा। अब अगर इसी तरह हिंदुस्तान में है, इसी तरह बांग्लादेश में है, इसी तरह श्रीलंका में है, तो ये समाजी ग्रोथ है, एवोल्यूशन है। जब जो सोसाइटी इवॉल्व होंगी, जमहूरी इदारे तगड़े होंगे, ये फेज आउट हो जाएगा, फिजल आउट हो जाएगा वरासती निजाम। जी कायरा साहब, लेकिन जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आपकी जमात में जो शख्सियत है उसको फॉलो किया जाता है, जैसे शहीद भुट्टो साहब को पहले फॉलो किया गया, फिर बेनज़ीर साहिबा को फॉलो किया गया, ऐसे मेरी ही अब जमात बिलावल। में नहीं, मैंने कहा मेरे समाज में किया जाता है। जी, तो लेकिन कायरा साहब, बहुत ये एक और जो एतराज़ उठता है वो ये है कि जमहूरियत के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है, इसके अंदर कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं, सियासतदान, जो 40-40 साल का अरसा गुजार देते हैं पार्टी के अंदर। उनके अंदर काबिलियत, सलाहियत उनसे ज़्यादा होती है, जो बाद में आते हैं, जो नए होते हैं, तो लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता, बल्कि जो नौजवान होते हैं, जिनके पार्टी के जो सरबराह जैसे गुजरे हैं, जैसे आपकी जमात के अंदर है, उनको आगे कर दिया जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने गुजारिश की ना कि जमहूरियत तो वोटों का नाम है ना। जी उसको लोग वोट देते हैं, जिसके गिर्द जमात इकट्ठी होती है, जो मेंटर होता है, जो मैग्नेट होता है, जिसके गिर्द सुपरस्ट्रक्चर जमातों के भी खड़े होते हैं, और उसके नाम के, उसके मंशूर के, उसकी शख्सियत के वोट मिलते हैं। नेचुरली वो लीडर होता है। जी उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है लोग हो, उससे ज्यादा तजुर्बे वाले लोग हो, लेकिन जिसको लोग फॉलो करें डेमोक्रेसी में, तो वही आगे लीड कर रहा होता है ना। और फिर ये जो वरासती हाकमियत है, ये किसी की पाबंद तो नहीं होती। मिसाल के तौर पे मुझे किसी कायदे कुलिये में बांधा हुआ तो नहीं है ना पीपल्स पार्टी में। जी इसी तरह पीपल्स पार्टी के बाकी कारकुन हैं। अगर हम समझते हैं कि हम राष्ट्रीय हाकमियत के तहत नहीं चलना चाहते, तो हम छोड़ के अलग हो जाए। ये जी तो हमारी फ्री विल है कि हम उस खानदान की सेक्रीफाइसेस के तहत, उनकी कुर्बानियों के तहत, और फिर हमारे एक बाइंडिंग फोर्स वो बने हुए हैं। जब हमारा समाज, जी जब हमारा मुआशरा उस लेवल पे ग्रो करेगा कि हम इंफरादी तौर पे नहीं, इंस्टीट्यूशन पे बेस करेंगे,
तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। ये किसी एक दिमाग की सूरत हाल नहीं है, ये समाज की सूरत हाल होती है, और वरासती निजाम समाज के साथ लिंक्ड है, किसी कानून के साथ नहीं है। जी, कायरा साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि समाज की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन कायरा साहब जब हम देखते हैं कि एक शख्सियत को, ठीक है आपने कहा कि आपकी जमात की कुर्बानियाँ हैं उस वजह से समाज उनके साथ होता है, लेकिन बहुत से पाकिस्तान की जो दीगर सियासतदान हैं उनके अंदर कोई ऐसी कुर्बानियाँ भी नहीं हैं, लेकिन चूंकि अवाम उनके मातहत है तो अवाम पर चाहे वो जुल्म करें, अवाम को हुकूक ना भी दें, तब भी वो उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को अपना सब कुछ समझेंगे। तो जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा कि शाह महमूद कुरैशी और उनके जो भाई का झगड़ा हुआ, तो उस दौरान आपने एक मंजर देखा कि वहां अवाम पर किस तरह जुल्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद ऐसे ही लोगों को अवाम वोट देती है। देखिए, यहाँ यही तो मैं बार बार आर्गुमेंट आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यही समाजी ग्रोथ है। अगर समाज के साथ चीटिंग हो रही है, अगर समाज के साथ धोखा हो रहा है, अगर समाज के साथ, और लोग समझ रहे हैं, आप शाह महमूद कुरैशी का जिक्र फरमा रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं और वो लोग समझ रहे हैं कि हमारी इंसल्ट होती है, हमारा इस्तेमाल होता है, तो लोगों को भी तो खड़ा होना होगा ना। आज जिन मुआशरों को हम मिसाली मुआशरे समझ के फॉलो करना चाहते हैं, जिन निजाम को हम कहते हैं कि ये हमारा रोल मॉडल है, जरा और कीजिए, वहां पे अगर कोई शख्स ज्यादा ताकत वाला है, ज्यादा रिसोर्सेज वाला है, और वो असूल से हट के निराब करता है उनसे, तो कानून बाद में हरकत में आता है, पहले उसके रास्ते में वहां के लोग, उनका पब्लिक ओपिनियन खड़ा हो जाता है। ये बात समझने की है कि वहां के मुआशरे डेमोक्रेटाइज हुए हैं, वहां सोसाइटल ग्रोथ हुई है, सोसाइटी पहले खड़ी होती है, कानून बाद मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के वजीर आजम का नाम भी आया पनामा केस में, और आइसलैंड के वजीर आजम का नाम भी आया पनामा केस में। दोनों के डायरेक्ट नाम नहीं थे, इनके बच्चों के नाम थे, उनकी बीवी का नाम था। हमारे यहाँ भी तरीकाकार वही है कि उनके यहाँ भी वही है। उस वजीर आजम के खिलाफ भी कोई केस होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, उनको सफाई का मौका मिलेगा, जिस तरह वजीर आजम पाकिस्तान को मिला, और उसके बाद उनके खिलाफ कोई अदालत फैसला करेगी, तो उसकी अपील होगी। पाकिस्तान में ये हुआ। अच्छा, पाकिस्तान के वजीर आजम को सारी सब कुछ दिया गया, ट्रायल हुआ, उनको सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद भी वो आगे अपने आप को बेगुनाह कहते हैं, और उनके साथ उनके फॉलोअर्स भी उनको बेगुनाह कह रहे हैं, कुछ फॉलोअर्स। लेकिन आइसलैंड के लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा वजीर आजम साहब ये बात आपने कानूनी तौर पे ये आप दुरुस्त है या नहीं है, कानून आपको माफी देता है या नहीं देता, आपने कंसील किया है हमसे, अगर ये सच है तो इस्तीफा दो। वहां पे समाज में खड़े होकर उस वजीर आजम से इस्तीफा ले लिया। तुम्हारा वजीर आजम ढटाई की इंतहा कर रखा हुआ है और जुलूस निकाल रहा है और गालियां दे रहा है, लेकिन उस तरह मूव नहीं कर रहा। तो ये जो आप जो सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जिसमें वरासती हाकमियत हो और लोग हाकमियत की बुनियाद से आगे जाएं, वो सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी का लेवल सोसाइटी की ग्रोथ पे एवोल्यूशन में आता है। अभी हम पहले उस फेज की डेमोक्रेसी है। जी, कायरा साहब आखिर में हमें ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके बारे में पाकिस्तान के अवाम के अंदर ये पाया जाता है कि वो सही तरह से पार्टी को लीड नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है अवाम के अंदर वो भी थोड़ी सी कम हो रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि ये बेनज़ीर मोहतरमा के बाद जो है उनकी जगह नहीं ले पाएंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि मुस्तकबिल में जो एक ये तासुर अवाम के अंदर पाया जाता है, इसको कैसे ज़ायल किया जा सकता है, और क्या वाकई बिलावल भुट्टो साहब जो है, भुट्टो साहब और अपनी वालदा की खला पुर कर पाएंगे? बिलावल भुट्टो साहब बड़े काबिल आदमी है, अभी उन्होंने अपनी सियासत का आगाज किया है। जहां तक ताल्लुक उनकी जगह लोग उनको कबूल नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन है। इसलिए कि लोगों का तो मुतालबा ही है कि बिलावल साहब आगे आए, और जहां तक पीपल्स पार्टी के कमजोर होने की बात है, उसमें बिलावल साहब कंट्रोल नहीं कर पाए। बिलावल साहब के पीपल्स पार्टी को टेक ओवर करने से पहले पीपल्स पार्टी की सूरत हाल जरा खराब हुई है। बिलावल साहब ने तो 2013 के इंतखाब के बाद पार्टी को टेक ओवर किया, इससे पहले नहीं किया। ये बात हमें समझने की जरूरत है, और लोग बिलावल साहब की बात सुनने आ रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। लोगों की डिमांड ये है कि बिलावल साहब शुड टेक द पार्टी फ्रॉम द फ्रंट और लीड करें, और वो शुरू कर दिया उन्होंने। तो इंशाअल्लाह उनमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उनके साथ है। हमारे सीनियर्स हैं वो पूरे इल्म दानिश वाले भी हैं, तजुर्बे वाले भी हैं, तो वो बिलावल साहब को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल वो अपनी वालदा की और मतलब नाना की जगह लेंगे। याद रखिए, पीपल्स पार्टी के लिए पहला वक्त नहीं है। पीपल्स पार्टी इससे पहले भी
बहुत सारे चैलेंजेस से बरा हुई है, इससे भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कायरा साहब, बिलावल साहब को सामने रखते हुए आप मरियम नवाज साहबा को किस हद तक देखते हैं कि बिलावल साहब की तरबियत तो ठीक है, ख़ानदान का तसलसल है, पूरी रिवायत है, लेकिन मरियम साहबा के बारे में जब वो आगे आई तो उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हो गए, बहुत से लोग नाराज़ हो गए और वफाकी वज़ीर दाखिला जो साबिक थे उन्होंने भी एतराज़ किया कि हम उनको लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मरियम बीबी का कोई मुवाजना नहीं है बिलावल साहब से। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब की जात के ऊपर उनका कुर्ब, उनकी अहलिया को कुर्ब उनको हासिल था और उनसे मुशावरत होती थी, तो मियां साहब की पॉलिसीज में बहुत बैलेंस था और वो कम मसाइल का शिकार थे। जब से मरियम बीबी को ये रसाई मिली है और उन्होंने ये जगह हासिल की कि वो अपने वालिद को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको राय दे सके, उनकी राय मनवा सके, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ के लिए इदारा जाती क्रैशेस भी सामने आए हैं और उनके डिजाइन भी सामने आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरा साहब, आपने हमें वक्त दिया।